हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है पापा मम्मी के जेवर भी इस नौकरानी को दे देंगे। आशा और अमृत जब शाम 5 बजे कॉलेज से लौटे तो अपने दरवाजे पर भीड़ देखकर घबरा गए। दोनों दौड़कर गए तो देखा कि उनके पापा लहूलुहान मम्मी को बाहों में भरे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। दोनों बच्चे यह सब देखकर चकरा कर गिर पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब पत्नी को धरती पर लिटाकर अपने दोनों बच्चों को छाती से लगाकर वह भी बिलख उठे। पड़ोसियों ने उन्हें संभाला। तब दोनों को ज्ञात हुआ कि घटना कैसे हुई। पड़ोस की कुछ महिलाएं नित्य मिलकर सब्जी भाजी लेने जाती थीं। गृहस्थी का सब सामान लाद कर ले आती। उस दिन भी 4 महिलाएं सामान खरीदकर ऑटो से लौट रही थीं। तभी पीछे से सिटी बस ने टक्कर मार दी। सामान का थैला पकड़े छाया किनारे बैठी थी। वह झटके से नीचे गिर पड़ी। उधर सिटी बस छाया को रौंदती हुई आगे निकल गई। बीच सड़क पर कोहराम मच गया। छाया ने क्षण भर में प्राण त्याग दिए। पुलिस आई, केस बना। महेश को फ़ोन किया और वह दौड़े आए। उनकी दुनिया उजाड़ कर समय अपनी गति पर चल रहा था, परंतु गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया टूटकर सब अस्त व्यस्त कर गया। माँ तो बेटी से अब तक कुछ भी काम नहीं कराती थी, लेकिन अब उसके कंधों पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। कुछ भी काम करे तो 4 आंसू पहले रो लेती। न पढ़ाई में चित लगता था, न अन्य किसी काम में। न ढंग का खाना बना पाती, न खा पाती। शरीर कमज़ोर हो चला था। तब पिता ने अपने ऑफिस के साथियों से कहकर एक साफ सुथरी खाना बनाने में सुघड़ महिला गीता को काम पर रख लिया था। महेश कुमार उच्च पदाधिकारी थे। अभी उम्र के 45 बसंत ही पार कर पाए थे कि यह पत्नी बिछोह ले बैठे। सब पूर्ति हो गई थी, नहीं हुई थी तो पत्नी की। घर आते तो मुख पर हर क्षण उदासी छाई रहती। हंसी तो जैसे सबके अधरों से विदा ही हो चुकी थी। जीवन जैसे तैसे चल रहा था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। शीतलहर चल रही थी। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उस दिन आकाश पर घनघोर बादल छाए हुए थे। बच्चे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमृत एमए फाइनल और आशा बीए फाइनल में थी। कॉलेज घर से दूर था। तभी बारिश शुरू हो गई। 1.5 घंटे के बाद वर्षा थमी तो ये दोनों घर आए। कुछ भीग गए थे। पापा घर आ चुके थे और शायद चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कपड़े बदलकर दोनों ने कहा, गीता चाय नाश्ता दो, क्या बनाया है आज? आज साहब ने पकोड़े बनवाए थे, आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ। कहती हुई वह 2 प्लेटों में पकोड़े रखकर चाय बनाने चली गई। परंतु आशा के मन में गहरी चोट कर गई। जब वह दोबारा आकर चाय की केतली कप टेबल पर रख रही थी तब वह गीता को देखकर चिल्लाई, यह क्या? यह तो मम्मी की साड़ी है। यह तुमने कहाँ से उठाई है? गीता घबरा गई। मैंने खुद नहीं उठाई बेबी। घर से आते हुए बारिश में भीग गई थी, ठंड से कांप रही थी तो साहब ने खुद निकाल कर दी है। ये 4 कपड़े, स्वेटर, पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज आप पूछ सकती हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर महेश दौड़े आए। आशा, ये मैंने ही दिए हैं। यह भीग गई थी, फिर अब इनका क्या काम? वह तो चली गई है। किसी के काम आए इससे बढ़कर दान क्या है? गरीब हैं ये लोग। नहीं पापा, मैं मम्मी के कपड़ों में इसे नहीं देख सकती। इससे कह दें कि अपने कपड़े पहन ले। वह सिसक कर रो पड़ी। अमृत के भी आंसू छलक आए। यह तो पागलपन है, ऐसी नादानी ठीक नहीं है। तो आप मम्मी के सब कपड़े अनाथालय में दान कराएं या हमें इस तरह पल पल न मारें। मैं सह नहीं पाऊंगी। आशा, जब इतना बड़ा गम हम उठा चुके हैं तो इतनी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? इसके कपड़े अभी सूखे होंगे क्या? बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम पर आ पड़ेगा। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। फिर वह गीता से मुखातिब हुए, नहीं गीता, गीले कपड़े मत पहनना। अभी इसने पहली बार ऐसा देखा है ना, इसलिए सह नहीं पाई। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर खाना बनाओ और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, कहकर वह अपने कमरे में घुस गए। उधर वे दोनों भी भारी मन से उठकर अपने कमरे में चले गए। एक दिन बहुत सुबह आशा ने देखा कि गीता
पापा के कमरे से कुछ बर्तन लिए निकल रही थी। गीता 5 बजे सुबह आ जाती थी क्योंकि पानी 5 बजे ही आता था। गीता, पापा के कमरे से क्या लेकर आई है? रात को दूध लेते हैं साहब, इससे ये बर्तन उठाने पड़ते हैं। परंतु पापा तो कभी दूध पीते ही नहीं हैं। आशा अचरज से बोली, वह कई दिन से दूध बादाम ले रहे हैं, मैं रात में भिगो देती हूँ। वह सोते समय रोज़ ले लेते हैं। बादाम कौन लाया? वह आपकी मम्मी के समय के रखे थे। एक दिन डब्बा खोला तो देखा वे घून रहे थे, सो उनसे पूछा कि क्या करूं इनका, तो बोले कि रोज़ 5-6 भिगो दिया कर, दूध के साथ ले लिया करूँगा, तभी से दे रही हूँ। सुनकर आशा सोच में डूब गई। कुछ दिनों बाद आशा को फिर झटका लगा। देखा कि वह मम्मी की महंगी साड़ी और चमड़े की चप्पल पहनने रसोई में खाना बना रही थी। उसका मन जल उठा। उसकी मम्मी कभी चमड़े की चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाती थीं और यह नवाबजादी मज़े से पहने खड़ी है। वह तेज़ स्वर में बोली, गीता, तुम चमड़े की चप्पल पहने खाना बना रही हो? यह मम्मी की महंगी साड़ी और यह नई पायल तो मम्मी करवा चौथ पर पहनने के लिए लाई थी। ये चीज़ें तुम्हें कहाँ मिली? क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। ये सब तुम अपने पापा से पूछो बेबी। उन्होंने मुझसे अलमारी साफ़ करने को कहा तो पॉलीथीन की थैली नीचे गिरी। मैंने साहब को उठाकर दी तो वह बोले तुम ले लो। आशा तो यह सब नहीं पहनती, तुम ही पहन लो। उन्होंने ही सैंडल भी दी, सो पहन ली। देखो, यहाँ यह लाड साहिबी नहीं चलेगी। चप्पल उतार कर नंगे पाँव खाना बनाओ, समझी? वह डांट कर बोली तो गीता ने सकपका कर चप्पल आंगन में उतार दी। अमृत भी बोल उठा, पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या अब मम्मी के जेवर भी इस नौकरानी को दे देंगे? उनकी महंगी साड़ी, सैंडल भी, यह सब क्या है? अरे, घर का पूरा काम वह इतनी ईमानदारी से करती है, और कोई होता तो चुपचाप पायल दबा लेता। इसने ईमानदारी से मेरे हाथों में सौंप दी। साड़ी आशा तो पहनती नहीं है, इसे दे दी। इसे नौकरानी कहकर अपमानित मत करो। तुम्हारी मम्मी जैसा ही सफाई से सारा काम करती है, तो अब आप इसे मम्मी का दर्जा देने लगे? आशा तैस में आकर बोली, जबान संभाल कर बात करो। क्या अंट संट बक रही हो? अपने पापा पर शक करती हो? तुम अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इस पर फालतू में दिमाग मत खराब करो। परीक्षा में थोड़े दिन बचे हैं, मन लगाकर पढ़ो, समझी? वह क्रोध से बोले तो आशा सहम गई। इससे पहले पापा ने इतनी ऊंची आवाज़ में उसे कभी नहीं डांटा था। वह रोती हुई अपने कमरे में घुस गई। अमृत के समझाने पर भी वह मन का संदेह नहीं दबा पा रही थी। उसका अब पढ़ने में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। उसने घबरा कर अपनी नानी को फ़ोन किया। नाना जी तो थे नहीं। सोचा नानी यहाँ घर पर रहकर सब संभाल लेंगी, तब तक उसकी परीक्षा भी निपट जाएगी। हफ्ते भर के अंदर नानी आ गईं। महेश अचानक उन्हें देखकर चौंके जरूर, परंतु ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अरे अम्मा जी, आप अचानक कैसे आ गईं? भैया महेश, 6 माह से बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए चली आई। अच्छा किया आपने, बच्चों की परीक्षाएं भी पास हैं, आशा को भी कुछ राहत मिलेगी। वैसे गीता जैसी अच्छी औरत हमें मिल गई है। सुबह शाम काम करके चली जाती है, काम भी सफाई से करती है। ठीक है भैया, अब तो अमृत का एमए फाइनल होने जा रहा है, आशा भी बीए कर लेगी। अमृत के लिए लड़की और आशा के लिए अच्छा घरवर देखकर दोनों को निपटा दो। बहू आने से घर गृहस्थी की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अम्मा जी, अमृत अपने पैरों पर तो खड़ा हो ले, तभी तो कोई अपनी बेटी देगा उसे। आशा के लिए भी अभी देर है, वह एमए करना चाहती है, 2 साल और सही, अभी तो सब काम चल ही रहा है। ठीक है बेटे, जैसा तुम चाहो, पर एक बात और ध्यान दो, छाया के सब सोने चांदी के जेवर लॉकर में रख दो। घर पर रखना ठीक नहीं है। तुम तीनों घर से बाहर रहते हो, बड़े नगरों में चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए कह रही हूँ। हाँ, यह ठीक कहा आपने, अब बैंक में लॉकर ही ले लूँगा। बहुत बार कहने पर भी वह लापरवाही बरतते रहे। तब अलमारी के लॉकर की चाबी आशा अपने पास रखने लगी थी। जब से उसने गीता के पैरों में माँ की पायल देखी थी, तभी दोनों भाई बहनों ने बैंक में चुपचाप एक लॉकर लेकर सारे जेवर उसमें रख दिए थे। पिता से इसकी चर्चा नहीं की।
नानी 1-1.5 माह के पश्चात चली गईं। आशा ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली थी। इससे वह पापा के नानी के साथ जाने के आग्रह को टाल गई। अमृत भी कंप्यूटर कोर्स के साथ ही कोचिंग कर रहा था। उस दिन आशा जल्दी लौट आई थी क्योंकि सर के किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई थी। घर आकर उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि गीता घर पर मौजूद थी, जबकि घर की दूसरी चाबी केवल पापा के पास रहती थी। अरे, आज तुम समय से पहले कैसे आ गईं? वह पूछ बैठी। साहब आ गए थे ना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह कुछ घबराहट में अटक अटक कर बोली। तो तुम्हें किसने बतलाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या पापा तुम्हें लेने गए थे तुम्हारे घर? अरे नहीं, वह सुबह कह रहे थे, इसलिए मैं यूं ही चली आई। आशा लपक कर पापा के कमरे में घुस गई। देखा वह अपने बेड पर आंखें बंद किए चुपचाप लेटे हैं। पापा, आपने सुबह हम लोगों को क्यों नहीं बतलाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आज नहीं जाती। वह उनके माथे पर हाथ रख कर बोली तो उन्होंने पलकें खोली। अरे, ऐसी खराब नहीं है, थोड़ा सी दर्द था सुबह से, सोचा ठीक हो जाएगा, इससे ऑफिस चला गया, पर दर्द कम नहीं हुआ तो लौट आया। सुबह गीता से यूं ही कह दिया था तो वह चली आई, लेकिन टेबल पर जूठे पड़ी प्लेटों में समोसे रसगुल्ले के टुकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 2 प्लेटें, 2 चाय के मग, क्या यह सब नित्य उनके जाने के बाद होता है? मन के किसी कोने में शंका के अंकुर पौधे से सिर उठाने लगे। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया और कुछ क्षण वहां बैठकर रसोई की ओर आई तो देखा गीता गैस के नीचे कोई पॉलीथीन की थैली छिपा रही थी। यह गैस के नीचे कचरा क्यों ठूसा तुमने? उसने झटपट कर थैली को बाहर घसीटा तो 2 रसगुल्ले और 2 समोसे जमीन पर आ गिरे। गीता का मुंह सफ़ेद पड़ गया। अरे, ये कहाँ से आए? ये बच्चे थे, साहब ने कहा कि रख लो, बच्चों को दे देना, इसलिए रख लिए। आशा कुछ भी न बोल पाई। उसका मन किसी भावी आशंका की चेतावनी दे रहा था। शाम को जब अमृत घर आया तो उसने उसे सब बता दिया। उसके ललाट पर भी चिंता की गहरी रेखाएं खिंच गईं। जब से उनकी माँ नहीं रही, पापा खाना प्रायः अपने कमरे में ही मंगाकर खाते थे। गीता एक एक फुलके के बहाने कई चक्कर उनके कमरे में लगा लेती थी। यह आशा को बहुत अखर रहा था। एक दिन वह बोली, गीता, तुम जल्दी खाना बनाकर घर चली जाया करो। साहब को गर्म फुलके पसंद है और आप लोगों को भी तो। देर सवेर की क्या बात है, बना खिलाकर चली जाया करूँगी। आप क्यों परेशान हो? मुझे तो आदत है। नहीं, तुम कल से हम दोनों का खाना कैसरोल में बना कर रख दिया करो और आटा सान कर रख देना। मैं पापा को खुद सेंक कर खिला दूंगी। जैसा मैंने कहा वैसा करो, समझी? उसने जरा सख्त लहजे में कहा तो वह चुप रह गई, लेकिन थोड़ी देर पश्चात ही उसकी चुप्पी का कारण सामने आ गया। पापा ने आशा को आवाज़ दी, तुमने गीता को शाम का खाना बनाने से क्यों मना कर दिया? मना कहाँ किया पापा, यह कहा कि ये हम दोनों का खाना बनाकर कैसरोल में रख दे। अगर आप गर्म फुलके चाहेंगे तो मैं सेंक कर आपको खिला दूंगी। तो वह आपसे शिकायत कर गई? आशा को गुस्सा आ गया। शिकायत क्यों? बस कह रही थी कि कल से बेबी आपकी रोटियां सेकेंगी। बेकार में तुम क्यों गर्मी में मरो, बनाने दो उसे। आशा किसी भी तरह गीता को काम से हटाना चाहती थी, इसलिए पापा के हर सवाल का जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। पापा पसीने से तरबतर, पता नहीं रोज़ नहाती भी है या नहीं। पास से निकलती है तो बदबू मारती है। अब तो मैंने उसे मना ही कर दिया है। आप उससे कुछ न कहें, बल्कि मैं तो सोचती हूँ बेकार में 1000 रुपये महीना क्यों जाए। मैं ही खाना बना लिया करूँगी, मुझे खाना बनाने का अभ्यास भी हो जाएगा। अरे नहीं, लगी रहने दो उसे, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसा। बिल्कुल झूठ पापा, मम्मी जैसा तो नानी भी नहीं बना पाती। दादी माँ भी कहा करती थी कि उनके जैसा खाना बिरली औरतें ही बना पाती हैं। पापा, अब मैं बनाऊंगी मम्मी जैसा खाना, कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी। अब शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे आशा, उसे लगी रहने दे। उसने हमारे घर के लिए कई घरों का काम छोड़ दिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका आदमी दारूबाज है, उसको मारता पीटता है। इतनी सुघड़ औरत की कदर नहीं करता। पर पापा, आपने सबका ठेका तो नहीं लिया? कहकर वह पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। पास खड़ा अमृत भी सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा था।
सुबह का खाना निपटा कर वह बोली, बेबी तो मैं जाऊं? पर साहब जाते समय कह गए थे कि शाम को नहाकर आया करूं। सुबह के कपड़ों से पसीने की बदबू आती है, इसलिए वह आपकी मम्मी की ये 4 साड़ियाँ ब्लाउज दे गए हैं। ये देखिए। उसने अपने झोले से कपड़े निकालकर दिखाए तो आशा चकित रह गई। अमृत भी पास खड़ा देख रहा था। गुस्से से बोला, जब आशा ने कह दिया है वह अब खाना बनाएगी तब तू पीछे क्यों पड़ी है? हम एक सा खाना खाते खाते उब गए हैं। जब से मम्मी गई हैं तेरे हाथ का ही तो खा रहे हैं। अब शाम को नहीं आएगी तू, समझी? धीरे धीरे शाम को गीता को न देखकर पापा उदास रहने लगे। आशा शाम को उनकी पसंद का ही खाना बनाती, एक एक चपाती सेंक कर कमरे में दौड़ दौड़ कर पहुँचाती, लेकिन वह चुपचाप ही रहते, कुछ न बोलते। गीता सुबह सबको बनाकर खिलाती, फिर स्वयं खाकर चुपचाप चली जाती। नीत के इस नियम से दोनों खुश थे कि इस औरत के चंगुल से उन्होंने पापा को बचा लिया। जब से गीता का शाम का आना बंद हुआ था, पापा 7-8 बजे तक ऑफिस से घर लौटते। जब वे दोनों पूछते तो कह देते कि ऑफिस में बहुत काम था, या किसी दोस्त का नाम लेते कि वहाँ चला गया था। लेकिन उस दिन जब अमृत ने वह दृश्य देखा तो घबराकर दौड़ आया। आशा, आज जो देखा उसे सुनोगी तो सिर थाम लोगी। आज पापा के साथ गीता कार में उनकी बगल में बैठी थी। मम्मी के जेवर कपड़े पहने हुए थी। पापा उसे होटल ले गए। वहाँ उन्होंने कमरा बुक करवाया। अरे यह क्या हो रहा है? पापा इतने गिर जाएंगे, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? वह सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। घबरा मत, रोने से क्या होगा, कोई उपाय सोचेंगे जिससे यह औरत से छुटकारा मिल सके। भैया, पापा के दोनों खास दोस्तों से बात करें, संभव है पापा उनकी बात मान लें। नहीं तो मामा जी, नानी, बुआ, फूफा जी को फ़ोन करके सब हाल बता दें। बुआ जी पापा से बड़ी हैं, पापा उनका लिहाज भी बहुत करते हैं। नहीं, अभी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पहले गीता का पीछा कर उसके घर और घरवाले का पता लगाऊंगा, तब तुम मेरा खेल देखना। पापा अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। मुझको डर लग रहा है कि कहीं वह कमबख्त इस घर में धरना ही न दे दे। अपना परिवार छोड़कर क्या वह यहाँ पापा के साथ आ सकेगी? उस औरत को भी क्या कहें, अभी माँ को गए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और पापा को औरत की ज़रूरत पड़ गई। धिक्कार है। भैया, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं मामा के पास चली जाऊंगी। वह आंसू पोंछकर बोली। अपने भैया को बेसहारा छोड़कर? तब मैं कहाँ जाऊंगा? तब तो हम दोनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हम किराए का मकान लेकर रह लेंगे, सौतेली माँ की छाह से भी दूर। तब मामा आदि के पास क्यों जाएंगे भला? इसी शहर में रहेंगे। माँ, तुम हम सबको बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई? राह दिखाओ मम्मी, हम दोनों कहाँ जाएं, क्या करें? दूसरे दिन अमृत जल्दी घर से निकलकर गीता के इंतजार में स्कूटर लिए छिपा खड़ा था। जैसे ही वह घर से निकली, वह छिपता छिपता पीछे लग गया। उसका घर लगभग 2 किलोमीटर दूर था। अमृत ने देखा उसके घर से छिपाकर लाई रोटी सब्जी उसने अपने बच्चों और पति में बांट दी। बच्चे खाकर यहाँ वहाँ खेलने निकल गए और जल्दी से अपने घर का काम निपटा कर गीता अपने घरवाले के जाते ही सज धज कर निकली। अमृत उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह मेन बाजार में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद पापा गाड़ी लेकर आए और वह लपक कर गाड़ी में बैठ गई। कार फिर उसी होटल की ओर बढ़ी। वे दोनों फिर उसी होटल में जा पहुँचे। अमृत लौट आया। दूसरे दिन गीता के घर से निकलते ही वह उसके पति के पीछे लग गया। घर से जब वह दूर आ गया तब स्कूटर उसके सामने करके खड़ा हो गया। सुनो भैया, हमारे यहाँ ढेरों सामान इकट्ठा है, वह हमें बेचना है। कहाँ है आपका घर? वह खुश होकर बोला। वह है दूर। अब आज नहीं, कल ले चलूँगा। वह गीता तुम्हारी घरवाली है? हाँ। तुम कैसे जानते हो? वह बोला। वह हमारे घर के पास ही काम करती है, इसलिए जानता हूँ। इस टाइम वह कहाँ जाती है? वह किसी साहब के यहाँ जाती है, नौकर है वहाँ। लेकिन मैंने तो उसे एक साहब के साथ बड़े होटल में जाते देखा है। कब, कहाँ? वह आंखें फाड़ कर बोला। वह तो सज धज कर रोज जाती है। चलो तुम्हें दिखाऊं। बिना कुछ सोचे समझे वह ठेला एक तरफ फेंक कर उसके साथ हो लिया। रास्ते भर अमृत नमक मिर्च लगाकर ढेरों बातें बताता चला गया। सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उधर ऊपर 22 नंबर कमरा खटखटाओ।
साहब के साथ वह ज़रूर मिलेगी। एक बात और, मेरा जिक्र किसी से मत करना। अमृत एक कुर्सी पर बैठकर आने वाले तूफान का इंतज़ार करने लगा। उसे अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऊपर से घसीटते, मारते, गालियों की बौछार करते वह गीता को नीचे ले आया। चारों ओर भीड़ जुटने लगी। तभी पुलिस भी आ पहुंची। पीछे पीछे भीड़ थी। थोड़ी देर ही हुज्जत के बाद अमृत ने देखा कि पुलिस वाले पापा का कॉलर पकड़े उन्हें धकियाते नीचे घसीटते ला रहे हैं। पापा का मुंह लज्जा से लाल पड़ गया था, पर उसे दया नहीं आई। पुलिस वाले गालियों की असभ्य भाषा में उन्हें झिंझोड़ रहे थे। शायद वह ऊपर से खासी मरम्मत करके लाए थे। पुलिस वाले ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ गीता के मुंह पर भी दे मारा। उसके मुंह से चीख निकल गई, मुंह से खून बह आया। उसे देखकर पापा पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म से सिर झुकाए वह पुलिस का हाथ झटक कर कार की ओर बढ़े। तभी गीता के पति ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा। ए साहब, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी औरत की इज्जत लूटी है तुमने। मैं इसकी डॉक्टरी जांच करवाऊंगा, समझा क्या है तुमने? कॉलर छोड़, पहले तू अपनी औरत को संभाल, फिर बात कर। जब वह राजी है तो दूसरों को दोष क्यों देता है? तुमने क्यों बहकाया मेरी घरवाली को? पहले उससे पूछ वह क्यों बहकी। साहब, आपको थाने चलना पड़ेगा। पुलिस वाले ने बाह पकड़कर खींचा। भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। वह किसी तरह फंदे से निकलकर कार स्टार्ट कर भाग छूटे। लोग चिल्लाते ही रह गए। इधर अमृत भी स्कूटर स्टार्ट करके घर की ओर रवाना हो गया। आते ही उसने आशा को पूरी घटना बयान कर डाली। सुनकर आशा का मन जहाँ खुश था, वहीं पिता के न आने से दोनों ने रात आंखों में ही काटी। वे दोनों उनके मोबाइल पर भी बात नहीं कर पाए। दूसरे दिन न गीता आई न पापा। अमृत छिपकर गीता के घर चक्कर लगा आया। वह घर पर जैसे कैद थी। जब 3 दिन तक पापा का कुछ पता न लगा तो दोनों ने घबराकर सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिए। तुरंत ही सब घबराकर दौड़े आए। घर आकर सब चिंता में पड़ गए। अमृत ने अपनी चतुराई की रत्ती भर भी चर्चा नहीं की। वह पिता की और परिवार की नज़रों में पाक साफ रहना चाहता था। आशा ने भी होंठ नहीं खोले। वे लोग अखबारों में विज्ञापन देने की सोच रहे थे कि दिल्ली से फ़ोन आया कि वह हरिद्वार आदि घूमकर घर लौट रहे हैं। सुनकर सबका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब वह वापस आए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अमृत भी ऐसा बना रहा जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वे दोनों अपने पापा को वापस अपने बीच पाना चाहते थे, शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे। पापा के चेहरे पर भी पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। सबको देखकर वह हैरान हुए न परेशान। यह जरूर बतलाया कि उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया है। वह शीघ्र ही यहाँ से रिलीव होकर चले जाएंगे। तभी एक दिन बुआ ने पास आकर बैठकर गंभीर स्वर में कहा, महेश, अगर तू चाहे तो कहीं किसी विधवा से या तलाकशुदा किसी लड़की से बात चलाएं। पेपर में विज्ञापन देने से ढेरों ऑफर आ सकते हैं। अरे नहीं दीदी, अब इसकी क्या ज़रूरत है। छाया की याद क्या कभी दिल से निकल सकेगी। अब तो अमृत और आशा के लिए सोच रहा हूँ। दोनों को अच्छे मैच मिल जाएं तो घर आबाद हो जाएगा। मैं अमृत को बिजनेस में डालने की सोच रहा हूँ। जब तक इसका कारोबार जमेगा, आशा भी एमए कर लेगी। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, न इन बच्चों का लगता है। क्यों अमृत? हाँ पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे। फिर दोनों चहक उठे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।